हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग फिर से यहां पर मिल चुके हैं। वापस हम शुरू करेंगे एक और नया सफर जो बहुत 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 ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जैसे कि बैकग्राउंड में आपने देख ही लिया है कि हमारा जो सफर शुरू होगा वो होगा आज क्या, बायोमोलिक्यूल्स से। ठीक है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट है ना, ये केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नए नए फैक्चुअल चीजें पता चलती हैं और बहुत सारी नई नई चीजें हमें पता चलती हैं जिसको सुनने में बड़ा मजा आता है। मुझे तो बड़ा मजा आता है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि तुम लोगों को भी इस चैप्टर में बहुत 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 ही मजा आए। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। अब देखो, इसके अंदर जनरली हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड को। साथ ही साथ में कुछ पार्ट हमारा विटामिन्स वाला भी होगा। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास में, बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक, तो अब देखिए हम लोग ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं। बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तो उसको पढ़ना चालू कर देते हैं। उसके पहले एक छोटा सा जादू आपको दिखाया जाएगा किसके रिगार्डिंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के रिगार्डिंग। ये देखिए जादू 1, 2 एंड 3। ये रहा हमारे पास में जादू जिसके रिगार्डिंग आपको यहां पर साफ दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे कहां, फैट्स में। ठीक है, ये ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये ऐसे फैट्स में देखने को मिलेंगे। ये रहा व्यक्ति हमारे पास में फैट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ। और जैसा कि बोला जाता है प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स के रिगार्डिंग हमें कौन देखने को मिलेगा, ये बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप का व्यक्ति। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यहां पर ये है। ठीक है, रोज का रोज खाना खाना और उससे हम लोग को एनर्जी को यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो ये एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है कि इसका आपके पास में फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले इन सभी चीजों को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स की, तो ये बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में होते क्या है। जैसा अगर डेफिनेशन के रिगार्डिंग बोले तो ऑल लिविंग बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल लाइफलेस सब्सटेंस which are present in their cells in a very complex but highly organized form. These are called biomolecules. इतना सब कुछ लिखा हुआ है, उस लिखे हुए का सार समझते हैं। इस लिखे हुए का सार बड़ा ही आसान है। देखो, अगर आप बोलते हो दुनिया में जितनी भी चीजें, चाहे लिविंग थिंग्स हो या चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी को बनाया गया है। तो किससे बनाया गया है? अब अगर मैं किसी 10th से छोटे वाले क्लास के जो बच्चे उनसे पूछूंगा, बोलेंगे सर सभी चीजें किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूंगा जो 11th 12th के बच्चे होंगे तो उनसे कि सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, तो वो क्या बोलेंगे, सर एटम से मिलकर बने हुए। पर अगर कोई ग्रेजुएशन वाले बच्चों से पूछा जाएगा कि ये जो चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी हैं, तो वो लोग पता है क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सर क्वार्क से मिलकर बनी हुई है, एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। वो हायर लेवल हो जाता है उनका कि हम एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी और घुस गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी और घुस गए, और बहुत सारी चीजें देखी गई जिसको फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल बोला गया। अभी हमको उससे मतलब नहीं है। अभी हमारे मतलब यह है कि हम 11th 12th के हिसाब से बोलते हैं सभी चीजें एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, यह कहानी होती है। अब स्पेसिफिकली मैं अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, जो भी जीवित लोग हैं, जीवित वस्तुएं हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी किसी ना किसी एटमों से मिलकर बने होंगे। अब ये जिन एटमों से मिलकर बने हैं, उन एटमों ने बनाया मॉलिक्यूल। अब इन मॉलिक्यूल्स का जब एक वेल अरेंज्ड ऑर्डर आपके पास में प्रेजेंट होगा और जब आप उसकी स्टडी करोगे तो वो स्टडी क्या कहलाता है, बायोमोलिक्यूल्स। बड़ा ही आसान है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एटम्स है एक वेल अरेंज्ड ऑर्डर में, तो उनकी स्टडी करना ही हमारे पास में क्या कहलाएगा, वो बने होंगे। स्टडी करना क्या बोला जाए, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स। और ये सारी चीजें हमें कहां देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलती है हमें बायो केमिस्ट्री में। ठीक है, किस में देखने को मिलती है, बायो केमिस्ट्री में।
अब यहां पे बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो दो तरह की बायोकेमिस्ट्री होती है। एक बायोकेमिस्ट्री होती है जो कि आपको लिविंग थिंग्स के ऊपर दिखाई देगी, और एक बायोकेमिस्ट्री होगी जो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी दिखाई देगी। बट अभी वहां पर बात नहीं करना, वो हमारे अभी आउट ऑफ द सिलेबस है, हम लोग कोई उस चीज के ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे, अभी लिविंग थिंग्स के ऊपर, ठीक है। या बोला जाए बायो ऑर्गेनिक, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक हमें देखना रहेगा। तो यहां मैं इसको ज्यादा अच्छे तरीके से अगर डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि बायोकेमिस्ट्री की दो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं। पहली ब्रांच का जो हमारे पास में नाम है वो क्या है, वो है बायो ऑर्गेनिक, और दूसरे वाले में क्या मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है, बायो इन ऑर्गेनिक। हमारे पास चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या है, बायो ऑर्गेनिक है। बायो ऑर्गेनिक में आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग यहां पर पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। इसके अलावा आप लोग यहां पर पढ़ोगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के रिगार्डिंग आप किसको पढ़ने वाले हो, अमीनो एसिड्स को। तो प्रोटीन से ज्यादा अच्छा केमिकल नाम, क्योंकि हम लोग 11th 12th में आ गए, अब हम लोग टैलेंटेड हो गए, हमें बहुत सारी चीजें पता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ में हम लोग अब पढ़ेंगे यहां पे किसको, अमीनो एसिड्स को, ठीक है। यह सिचुएशन होगी। इसके अलावा तीसरी चीज जिसको दुनिया फैट फैट करके बोलती है, उसे हम क्या बोलेंगे अभी यहां पे, न्यूक्लिक एसिड। ये तीन चीजें मेजर हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी होने वाला है, जैसे लिपिड्स होंगे, विटामिन्स होंगे, इसके अलावा भी कुछ चीजें और होंगी, पर वो एक्स्ट्रा में है। मेजर कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास में ये होने वाले हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये होंगे। इनके बारे में पढ़ना है, बहुत 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 मजा आने वाला है इस चैप्टर में, देखते रहना, मेरी गारंटी, बड़ा ही मजा आएगा। क्लियर हो गई बात। इसमें भी वही बोल के रखा है, कुछ कॉमन एग्जांपल ले लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स, ये सारी चीजें बोल दी। चलिए अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां एक एक करके बात की जाएगी। पहले बात होती है कार्बोहाइड्रेट की, फिर हम आएंगे अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स के ऊपर, फिर आएंगे हम लोग लिपिड्स के ऊपर या न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, ठीक है। ये एक एक करके हम लोग आते जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं इन तीनों के रिगार्डिंग एक सिंपल लैंग्वेज में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, तो इन तीनों के अपने अलग अलग काम डिफाइन है जिसको हमें पढ़ना रहेगा। अगर मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट की, तो ये हमारा एनर्जी का एक प्राइमरी सोर्स है। मतलब ये दिन भर की जो भी कुछ एनर्जी हमें चाहिए, तो वो सारी एनर्जी हमें कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। मैं बोलता हूं मैं सुबह उठकर अगर रनिंग करने जा रहा हूं, मैं जिम जा रहा हूं, दिन भर अपना सिर दुखा रहा हूं, भले ही पढ़ाई करने में, या पढ़ाई करने में तो क्या, मैं बोलता हूं कि मैं मेरा सिर दुखा रहा हूं वीडियो गेम खेलते खेलते भी, तो यहां भी अभी सबसे पहले शुरुआती एनर्जी जो होगी तो वो किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। और हमारे घर वाले क्या बोलेंगे कि बेटा सुबह सुबह का नाश्ता अच्छा होने चाहिए, बढ़िया पराठे खाओ या पोहे खाओ, ठीक है, ये बोलते हैं। तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है। फिर अगर मैं सेकंड पॉइंट पर बोलता हूं प्रोटीन, जिसके ऊपर आगे आएंगे, बट उन्हें बोला जाता है वो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखा होगा अधिकतर बॉडी बिल्डर लोग बोलते रहते हैं कि प्रोटीन खाओ बॉडी बनाओ, प्रोटीन खाओ बॉडी बनाओ। सो बेसिकली यहां पर वही है कि प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में, या अमाइनो एसिड्स की जिसकी बात करते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे मसल्स के लिए या हमारी ग्रोथ के लिए वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तीसरी चीज होती है हमारे पास में फैट्स, जो कि क्या होने लगे हैं, वो होते हैं हमारे पास में स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। एक एक करके सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। इस डेफिनेशन से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना चालू करा, तो सबसे पहले उन्होंने क्या गलती करी, उनकी गलतियों को सुधार करते करते हम इस डेफिनेशन में कैसे पहुंचे हैं, जरा उसे समझा जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो शुरुआती दौर में कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता था क्या, कि ये एक्चुअल में हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं
किसके? हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, क्या बोला गया? हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यह बोला गया। अब यहां पर मतलब क्या? हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि जब H2O अपनी एज इट इज फॉर्म में किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड। ठीक है, कोई भी H2O एज इट इज प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं कि इसके पहले वाले जो चैप्टर हमने देखे उसमें से तो H पॉजिटिव अलग हो गया था, OH नेगेटिव अलग हो गया था, पर यहां ऐसा नहीं होता है। तो इसी बात पे यहां पहले थ्योरी बनाई गई कि जो भी कोई मॉलिक्यूल CxH2OY इसको फॉलो करता रहे तो वो क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, क्योंकि यहां कार्बन के साथ देखो हाइड्रेटेड फॉर्म में H2O फॉर्म में ये प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाता? कार्बोहाइड्रेट। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले जो सबसे फेमस है वो क्या? C12H22O11। ठीक, अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, C12H2O मल्टीप्लाई में 11। ठीक है, हो गया। X की वैल्यू 12 हो गई, Y की वैल्यू 11 हो गई। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उन्होंने क्या बोला? सर ये तो कार्बोहाइड्रेट है। सेम उसी तरह से अगर मैं ले लेता हूं C6H12O6 तो मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं ना, H2O और उसके साथ में क्या लिख दिया हमने? यहां पे 6 लिख दिया। तो यहां पर इसको भी क्या बोला गया कि हां सर इसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है इस रूल को। पर जैसा कि हर बार होता है कि केमिस्ट्री जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप एक जैसे किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की बात करो, मैं देखो बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं एक एग्जांपल कि दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है, अगर कोई एक रूल लग गया है तो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर ग्रेविटेशन अगर आप पढ़ते हो तो आपको मालूम है ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी होना ही है। मैथमेटिक्स में अगर आपने कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशन का जो पैटर्न है वो तो पैटर्न हमेशा रहेगा, पर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, हमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है हर एक एटम की, क्योंकि हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड उसकी पोजीशन एंड उसका रोटेशन और भी डिफरेंट फिनोमिनन, ये सभी आपस में मिलकर क्या करते हैं, उस एटम को बाकी दूसरों से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बना देते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हैलोजन हैं, पर फ्लोरीन अपना एक अलग ही वहां पहचान रखता है, जबकि ब्रोमीन अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। इसलिए केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग बहुत डीप स्टडी करते हैं, हमें एक रूल को हर जगह अप्लाई नहीं करना पड़ता है, चीजें बदलती हैं। ठीक है, तो सेम यहां पर ऐसा हुआ। शुरुआत में तो बोल दिया हर किसी ने कि जो भी इस फॉर्मूले को फॉलो कर ले तो बस आप उसको क्या बोल दो, कार्बोहाइड्रेट बोल दो। पर अब एक नई समस्या, क्या नई समस्या आ गई, जरा देखिए। नई समस्या यह आई कि एक बड़ा ही टैलेंटेड बंदा सामने आया और बोलता है सर जरा ये मॉलिक्यूल तो देखो, कौन सा मॉलिक्यूल है, CH3COOH। तो सर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूं, C2H4O2 ऐसे लिख सकता हूं, और अगर आपके द्वारा बताए गए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं इसे ऐसे लिख दूं तो सर ये भी तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होना है ना। बड़ी गंभीर बात कर दी, बड़ी ही गंभीर बात कर दी है इस व्यक्ति ने यहां पे कि सर इस पैटर्न के हिसाब से तो इसको तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पर आप बोलोगे कि सर हमें तो पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये तो इथेनॉइक एसिड है। ठीक, तो यहां से गलती निकलना चालू हो गई। अब बोला गया अच्छा ये ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, चलिए कोई बात नहीं, फिर बोले कि एक गलती निकल गई, एक गलती को हम लोग बोल देते चलो छोड़ो, एक गलती तो हो ही जाती है, जरा इसे छोड़ दिया जाए। पर फिर एक और गलती निकली। एक और गलती कहां से निकली जरा मैं बताता हूं। यहां पे एक कार्बोहाइड्रेट को लेकर आए जिसका नेम था रेमनोज। ठीक है, जिसका नाम क्या था, रेमनोज। जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया गया तो यह बनाया गया C6
ये बनाया गया C6H12O5, ये रेमनॉज है। अगर मैं यहां पे इसको ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ये तो हो ही नहीं रहा था। और पता तो ये चला कि जो रेमनोज है ये भी क्या है, ये भी आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है, पर ये तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो अब हो गई यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी। अब जब ये गड़बड़ी यहां सामने आई तो बड़े सारे टैलेंटेड लोग आए, उन्होंने बोला कि अगर ऐसी गलतियां और निकलना चालू हो गई ना तो हमारी ये थ्योरी तो किसी काम की नहीं रही है, ये बर्बाद है, इसे फेंको और नई थ्योरी लेकर आओ। तो नई थ्योरी क्या आई? नई थ्योरी आई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज अ क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इंक्लूड पॉलीहाइड्रिक अल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स। इन्होंने ये समझा दिया, इन्होंने ये बोला कि यहां पे आपके पास में एक से ज्यादा पॉलीहाइड्रिक मतलब क्या? एक से ज्यादा OH ग्रुप होना, साथ ही साथ में वहां अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास में बनती है तो ऐसी सिचुएशन पे उन्होंने बोला कि उन्हें अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, उसको हाइड्रोलाइज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? पॉलीहाइड्रिक अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रिक कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है? फाइनली उन्होंने हमारे पास में बोल के रखा कि सर ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हुआ? क्या बोला गया? कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में उन्होंने यह समझा दिया कि आपके पास में सॉरी अल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं, इनके जो पॉलीहाइड्रिक ग्रुप होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। अब इसके साथ में भी एक नई चीज आई। नई चीज हमारे पास में क्या आती है कि यहां पे भी इन्होंने बोला कि जो आपके पास में ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। जरा देखिए कैसे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूल की, तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है CHO, यहां बनाया CHOH, इधर बनाया HCH, यहां पर बनाया ऐसा, यहां पर बनाया ऐसा। यहां हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, ये बनाया ऐसा, ये बनाया 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 होता है CH2OH। अगर मैं यहां पे एक मिरर लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? अपनी मिरर इमेज को फॉर्म कर लेगा, और मिरर इमेज को यहां पर इसने फॉर्म करा, मतलब क्या हो गया? ये तो यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। जस्ट अ मिनट, यहां पर इसको ऐसा लगाना, ये OH बनाना, इधर H बनाना, यहां कार्बन का आना, इधर हाइड्रोजन का आ जाना, इधर OH, और क्या होगा? इधर भी OH, इधर भी OH, और CH2OH ऐसा चला, H ऐसा चला और H ऐसा चला। अब ये सिचुएशन क्यों हुई? क्योंकि सभी में ये कायरल सेंटर बना रहे हैं। याद हो, बताया था कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है? जब एक कार्बन अपने चारों हाथों पर 4 अलग अलग ग्रुप को जोड़ के रखता है तो वो क्या कहलाता है? कायरल कार्बन कहलाता है। तो ऐसी सिचुएशन हुई। क्लियर हो गई बात? क्या बोला गया है? इस बात को इसीलिए इस पॉइंट से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। यह पॉइंट ध्यान रखना, रेमनोज वाला या फिर जो आपके पास में इथेनॉइक एसिड होता है इसका, यह पॉइंट ध्यान रखना, बड़ा काम आएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब इसे कर देते हैं इरेज। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के बाद इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जरा समझिएगा। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो यहां पर 3 तरीके से हम इसको मेजर, 3 भी नहीं 4 तरीके से मेजरली हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सबसे इजी और सबसे बच्चों वाला। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन इजी भी होता है, बच्चों वाला भी होता है। कैसे? कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 2 तरीके से होते हैं, एक जो स्वीट होते हैं और जो नॉन स्वीटनर वाली सिचुएशन पे आते हैं। ठीक है, सबसे बच्चों वाला। ठीक, स्वीट एंड नॉन
स्वीट। अब इसके रिगार्डिंग आप बोलोगे क्या आएगा, तो स्वीट वाले के अंदर हमारे पास में आ जाएगा सुक्रोज, ठीक है, या फिर ग्लूकोज। और वहीं अगर नॉन स्वीट वाले की बात की जाए तो यहां पर क्या आने वाला है, वही हमारा पुराना स्टार्च, ठीक है, आलू, चावल, ये सारी चीजें। तो ये पहली तो बच्चों वाली कैटेगरी हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़े तो सेकंड पॉइंट होता है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर। पहला वाला तो बच्चों वाला है, 10th तक में पढ़ के छोड़ दो, अब इसमें आ जाओ, जब बड़े क्लास में आ जाओगे आप। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में कैसा होता है, जैसे कि 3 कार्बन का ग्रुप हुआ तो ट्रायोस कहलाएगा, 4 का हुआ तो टेट्रोस, 5 का हुआ पेंटोस, 6 का हुआ तो हेक्सोस। चलिए देखते हैं किस तरह से। सपोज मेरे पास में एक कंपाउंड रखा हुआ है यहां पे CHO, COH, H एंड CH2OH। यहां 3 कार्बन के मुझे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो 3 कार्बन का ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रायोज, ठीक है। फिर अगर यहां 4 कार्बन हो जाए, CHO, C, इधर भी OH बनाया, इधर भी OH बनाया, इधर भी OH बनाया, इधर भी OH बनाया, और इधर क्या बनाया, CH2OH, तो 4 कार्बन हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रोज, ठीक है, ये सिचुएशन आ जाएगी। 5 कार्बन हो गए तो CHO, C, इधर भी OH, 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 और लास्ट में यहां पे भी, तो ये क्या हो गया हमारे पास में पेंटोस, ठीक है। ये सिचुएशन आ गई, बड़ा ही इजी है। अब यहां पर ये 2 सिचुएशन आई, पहली तो बोला स्वीट और नॉन स्वीट बच्चों वाली चीज, दूसरी बोला नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ये आगे चलते गए, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस चलते चले जाएंगे, ठीक। इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है। अब देखो अगला, अगर मैं बात करता हूं, ये तो नंबर ऑफ कार्बन की बात हो गई। तीसरी कैटेगरी होती है फंक्शनल ग्रुप वाली, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा, एक एल्डोज और एक क्या होगा, कीटोज, ठीक। बड़ा इजी है। अगर मैं बोलता हूं यहां पर एल्डोज, तो एल्डोज में क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, दैट इज CHO। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर कीटोज की, तो कीटोज के अंदर क्या होगा सर, ऑब्वियस बात है कीटोनिक ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया क्लियर, इजी। ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज यहां कोई मॉलिक्यूल मेरे पास रखा हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर पर ऐसा और इधर पर ऐसा, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया एल्डोज। वहीं अगर कीटोस की बात की जाए तो वहां क्या हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपके पास चल रहा है CH2OH, फिर यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वैलेंसी बराबर है ना, 2 3 4, हाँ सही है, बराबर है वैलेंसी। यहां पर मैंने लिख दिया OH, यहां पर लिख दिया H, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां आया OH, यहां आया H, और यहां पर क्या आया CH2OH। तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, इसलिए इसको बोला जाएगा एल्डोज, जबकि यहां पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कीटोस कहा जाएगा। बहुत इजी है, फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग बन गया ये, तो बस इतना सा काम रहता है। चलिए इसका भी जरा स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक। अब देखिए अगला 4th वाला पॉइंट जो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बेसिस पर ही आप लोगों को क्लास 12th बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना रहता है। 4th वाला होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, जरा समझते हैं, क्या बोल के रखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस,
ठीक है, ये सिचुएशन है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास में सपोज कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है, ठीक है, आपके पास में क्या रखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। अब इसका करवाना है हाइड्रोलिसिस, ठीक, कुछ इस तरह से हाइड्रोलिसिस करवाना। हाइड्रोलिसिस का मतलब यहां पर समझ लो होता क्या है, जब कभी भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो दैट मींस आप एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हो। यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रो, यहां पर ये बताता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपने वाटर लिया है वो वर्क कर रहा है एज सॉल्वेंट। ये बात का ध्यान रखना कि जब हाइड्रोलिसिस की बात आती है तो वहां पर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, और उस वाटर के एज अ सॉल्वेंट होने पर जब आप ऊपर से सॉल्यूट मिलाते हो तो इस तरह से जो वहां रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट को आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, इसके अंदर मिक्स करवाया, तो इसके अंदर मिक्स कराने पर क्या होगा, ऑब्वियस बात है, पानी में जब चीजों को मिलाया जाता है तो वो ब्रेक डाउन होती हैं। तो अब हमने बोला कि अगर ये ब्रेक डाउन नहीं हुई, एज इट इज आपको एक ही प्रोडक्ट मिला, तो ये कहलाएगा मोनोसेकेराइड। अगर आपको यहां दो प्रोडक्ट मिला तो वो क्या कहलाएगा, डाइसेकेराइड, माय मिस्टेक। और अगर आपको दो से ज्यादा मिला, पर रेंज देखो 2 से 10 मिला तो वो कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड, और अगर 10 से ज्यादा मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड मतलब अभी हम समझेंगे, चिंता मत कीजिए, एक एक करके सब समझेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर मतलब कार्बोहाइड्रेट को जब पानी के अंदर मिक्स करा जाएगा तो मिक्स करने पर उसका मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन हुआ और हमने बोला अगर ब्रेक डाउन एज इट इज का बना कर रहा, वैसा का वैसे ही रहा, मतलब और कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटा और दूसरे कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटा। नहीं तो आप बोलोगे सर ग्लूकोज तो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है तो फिर कैसे, तो मेरी बात यहां पर यह है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल रहेगा जब उसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर वो और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर वो एक है और उसने और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं दिए तो वो क्या कहलाया, मोनोसेकेराइड। पर अगर जैसे सुक्रोज हुआ, उसने पानी में मिक्स होने के बाद में क्या दिया, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, तो वहां दो नए कार्बोहाइड्रेट मिल गए तो वो क्या कहलाते हैं, डाइसेकेराइड। ठीक है, क्लियर हुई बात, बड़ा इजी है। और इसी पॉइंट को यहां पर समझाया गया है इस टेबल के रूप में। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास एनसीईआरटी में अवेलेबल है, जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और इसके रिगार्डिंग भी क्या पढ़ रखा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के रिगार्डिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां सिचुएशन बनेगी जैसे आपके पास में रहता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर आप वाटर में मिलाते हो तो ये मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन होकर एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है या और दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो रहा है, बट ये नया कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहा है, नए कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इस वजह से वो क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड की कहानी को क्या बताया गया कि डाइसेकेराइड्स वो होते हैं जैसे आपके पास में रखा गया है सुक्रोज। सुक्रोज की कहानी ये होती है कि ये दो पार्ट में टूटेगा, कौन कौन से, एक पार्ट तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और एक पार्ट आपको क्या मिल जाएगा यहां पे, फ्रुक्टोज। तो ये क्या कहलाता है, डाइसेकेराइड्स। फिर उसके बाद में ओलिगोसेकेराइड की कहानी क्या बोली कि 2 से लेकर 10 कार्बोहाइड्रेट नए आपको यहां फॉर्म हो गए तो वो ओलिगोसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में क्या हो जाएगा, 10+ जो मिलते हैं वो क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड। इजी। चलिए अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक, अब इसे भी कर देते हैं इरेज। अब देखो यहां पर हमारा ये तो क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमें इन चारों के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, पर
ये जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जहां पर आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि आप क्या पढ़ने वाले हो और कार्बोहाइड्रेट्स में हम आगे और क्या क्या देखेंगे। ठीक है, अब इसी नोड के साथ में हम ये बोलेंगे कि इस लेक्चर को तो हम एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड्स की। पर हां, यह बात ध्यान रखिए कि अगर आप लोग अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये कि आपके पास जब भी आप मैग्नेट ब्रेन की ऑफिशियल साइट पे विजिट करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। यहां तो क्या होता है, यहां यूट्यूब है, यहां तो सारी चीजें अवेलेबल है, नो डाउट यहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, सारे लेक्चर आपको फ्री में मिल रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन की साइट्स में जाने पर आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से मिलेगी कि सारी चीजें वेल ऑर्डर्ड मिलेंगी आपको। साथ ही साथ आप देख रहे हो एनटीएससी और ओलंपियाड भी स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इसके भी फ्री लेक्चर्स यहां पर देख सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है लेक्चर्स को देखने के लिए। फिर इसके बाद बात करें तो सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। करना क्या है, सिर्फ वीडियो को देखना है आपको और लगातार नॉलेज को गेन करते जाना है, ऐसा कुछ रहेगा। अब सॉरी, यहां पे जैसे आप साइट्स को विजिट करेंगे तो आपको इस तरह से पूरा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारी क्लासेस पूरी तरह से ऐसे अरेंज करके रखी गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपका एनटीएससी है वो अलग दे के रखा गया है। अगर आप पर्टिकुलरली क्लास 12th को सिलेक्ट करते हो तो क्लास 12th में आपको देखो मेरे लेक्चर तो मिल ही जाएंगे, नो डाउट वो तो मिलेंगे सही, और भी फैकल्टीज आपको यहां पर मिल जाएंगी जो आपको बढ़िया बढ़िया उन्होंने लेक्चर बना के रखे हुए और आप उनको देखकर बकायदा बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं, है ना, ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी। अब अगर मैं बात करता हूं कि हम लोग किस पैटर्न पे चलते हैं, तो हमारा पैटर्न यह है कि सबसे पहले फुल चैप्टर वीडियोस आता है, मतलब जो आपका चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा वो पूरा आएगा। फिर उसके बाद में उसमें एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। फिर वो सब होने के बाद एक वन शॉट रिवीजन आएगा, और वन शॉट रिवीजन जब एक बार आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि होने वाला है 100 एमसीक्यू की सीरीज, ये आएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या है लगातार वीडियो लेक्चर देखते जाना है, बने रहना है यहीं पे। और एंड में यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो, वीडियो आपने देख लिया है तो क्या करोगे, लाइक करोगे। नए सब्सक्राइबर है तो क्या करा जाएगा, सब्सक्राइब करा जाएगा। और जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूं कि मैग्नेट ब्रेन एक रिएजेंट की तरह यहां पर काम करता है, जिसका काम है आपको एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनाना, जल्दी बनाना, एफिशिएंटली बनाना और परफेक्ट बनाना। तो जब आपको ये ऐसा यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी और दूसरों को भी दी जाए। तो इसी वजह से क्या किया जाएगा, इसको शेयर भी किया जाएगा। तो बस फिर इसी नोट के साथ में इस लेक्चर को करते हैं हम लोग एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।